हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। लास्ट क्लास मुझे लगता है कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगा होगा, कुछ लोगों को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। पूरा थ्योरी थ्योरी कुछ समझने का तो था नहीं। पर ठीक है यार, हम लोग अलग अलग थ्योरीज के बारे में पढ़े थे कि एग्जैक्टली धरती पे लिविंग का जो है उत्पन्न उत, उत, उत्पन्न उत्पन्न कैसे हुआ। या या सेम ओके। हाँ, तो धरती पे जो है लाइफ कैसे उत्पन्न हुई, तो यही हमने देखा था, है ना। तो एनीवेज बच्चों, अम, हम अभी और थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वापस से वही है कि सारा थ्योरी 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 थ्योरी, अभी सब थ्योरी है। इट इज दैट अगेन, वो थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है आज आपका अगेन। बट इट इज दैट, देखो उस थ्योरी में इफ यू गेट टू नो कि एग्जैक्टली विच थ्योरी इज प्रपोजिंग व्हाट, then it gets a little bit more easy. However, this is a little bit more, I'll say, a hefty lecture, and this topic is a little bit थोड़ा सा क्या है ना, lengthy है। लेकिन the thing is, it's all about theory, right? Except for some of the parts which where you need to understand, like we studied the crosses, right? क्रॉसेस में आपको जानना जरूरी होता है एग्जैक्टली कि कैसे क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन से गैमेट्स फॉर्म है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगेन यहाँ पे जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है ना बच्चा लोग, इट्स इंटरेस्टिंग नो डाउट। थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग सकता है तो अच्छा से यार हम लोग क्यों स्टडी करें, बट इसमें हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए, है ना। हाँ, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है कि मुझे हिंदी अच्छे से आती है। यस, हाँ, वाओ ठीक है, हाँ, तो ये पता होना चाहिए। राइट, तो यही चीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है कुछ हमारी लमार्किज्म के मेरिट्स वगैरह देखे थे, है ना। और कोई बात नहीं, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है कर लेना। उस पर मैं अभी बहुत ज्यादा फोर्स ले इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज अगर आप वो रीड आउट भी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऑलराइट, बट उसके लिए एटलीस्ट क्लास में ध्यान दो। ऑलराइट, सो देयर वी गो। हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, your biology teacher, and I welcome you all to this amazing session. आज का सेशन भी of course amazing हो रहा है, हर किसी के सारे सेशन are so damn amazing, right? So yes, welcome to Talking Textbooks Korea Live. We leave none of our time behind. Um, so is our motto and so is our logo. That is leaving no child behind, है ना। तो गाइस, जो लोग नए हैं वापस से हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। मजा आता है, मुझे तो रोज बताने में मजा आता है बिकॉज पता है क्या, हमारे साथ रोजाना नए नए बच्चे एडअप होते हैं ना। So and then we feel good, yeah, that you people are liking TTV so much, and literally it's a pleasure. Thank you so much. So yes, Talking Textbooks एक इतना amazing platform है which is getting you prepared आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी, फिर आपके 6th 7th 8th ओलंपियाड के लिए भी। एंड देन जो एग्जामिनेशन काफी अच्छे लेवल के होते हैं, कौन सी एनसीएसटी, एनएससी, जेएफटी, आरएमओ, ऑलराइट। तो फॉर ऑल ऑफ देम यू आर गेटिंग पूरा एक ही जगह पे पूरा का पूरा एक अच्छा खासा पैकेज वो है ना। तो एंड ऑफ कोर्स फैकल्टीज लाइक अस, और अभी फिलहाल के लिए मैं अपनी तारीफ कर दिया और क्या, थैंक यू सो मच। ओके, सो यस, देन उसके अलावा ये है हमारी टॉकिंग टेक्स्ट बुक की एक्सीलेंट टीम। ऑफ कोर्स इट्स वेरी एक्सीलेंट, आप पढ़ोगे जान जाओगे, बहुत सारे लोग इनके साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, है ना। So you know all these faces, and then of course this is my phase। मेरे बारे में तो खैर पता ही है, मैंने बता ही दिया थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर। एंड दैट इज बच्चों, दिस इज दी टेलीग्राम हैंडल हमारे टॉकिंग टेक्स्ट बुक का। किसका? टॉकिंग टेक्स्ट बुक का। लास्ट क्लास में आई थिंक आई सेड इंस्टाग्राम, ओ गॉड, टॉकिंग टेक्स्ट बुक इंस्टाग्राम पे मत देख लेना, टेलीग्राम पे जाओ यार। ठीक है, सॉरी, इट वाज अ मेजर ग्लिच। आप लोग का और आ गया शायद मुझ में, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत यूज करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के दिन से, है ना। तो यस, उसको हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम हम अभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे? टेलीग्राम। तो यस, यू गेटिंग ऑल दी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हियर आपके टेलीग्राम हैंडल पे। ठीक है, तो दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल। यहाँ जाओ, सब्सक्राइब करो, उसके बाद आप ये देख सकते हो कि एग्जैक्टली यार टॉकिंग टेक्स्ट बुक जो है उसका मटेरियल क्या आपके लिए लिटरली बहुत यूजफुल है, जो कि है, लेकिन देखोगे तो ही विश्वास करोगे। ठीक है, तो जाके वहां पे आपको सैम्पल मटेरियल मिलता है, सारी क्लासेस के लिंक यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी मच कन्विंसिंग, दैट आई एम वेरी श्योर, बट लेट्स सी आप लोग क्या देखते हो। ठीक है, so then you can visit to www.talkingtextbooks.in, which is the official website for Talking Textbooks, and then आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दो पैकेजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बच्चों ये बॉक्सेस पे ध्यान दे लेना, आपको जो अच्छा लगता है आप उसके लिए आप कर सकते हो। ठीक है,
पेमेंट मेथड्स ऑलमोस्ट सारे जो भी पॉसिबल हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। और राइट, एंड देन अब आती है सबसे ज्यादा आवश्यक सूचना, ये जो पॉपिन होता है देख रहे हो, 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो यस, आपको एग्जैक्ट इनका जो प्राइस है वो पे नहीं करना है, 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे if you use my code GS Live. So guys, remember my code, that is GS Live, है ना। तो अब जो लोग बायोलॉजी को बहुत पसंद करने लगे हैं, और ऑब्वियसली आना भी चाहिए, इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग सब्जेक्ट, ऑलराइट। सो प्लीज उससे अपनी टीचर को याद करना, और टीचर का जो नाम है उसको याद रखोगे तो कोड ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रहेगा, विच इज GS Live। अप्लाई करोगे आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, 30% छूट, छूट, ये 30% छूट, राइट, है ना। हाँ, तो अब उसके बाद हम चलते हैं बच्चों, GS Live याद रखिएगा। अब हम करेंगे कुछ से प्रॉमिस, promise is that, and that is, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that हम बन सके बहुत ही ज्यादा होशियार बच्चे, होशियार विद्यार्थी, या राइट। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो मच हिंदी वाला चल रहा है यार, सच में। ओके, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ज्यादा ज्यादा हमारे यहाँ पे वही यूज कर रहे हैं, राइट, है ना। तो अंग्रेजी छोड़ के आज थोड़ा सा हम हिंदी की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, मतलब मैं हुई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज बना देते हैं, ऑलराइट। चलो बच्चों, अब हम बिना टाइम वेस्ट के आगे से हम लोग देखते हैं थ्योरी, है ना। और बच्चों सबसे पहला हम उसके बाद आज हम लोग पहली थ्योरी कौन सी पढ़ेंगे, वो है, अरे यार ये वापस प्रॉब्लम ना करे, लास्ट क्लास में भी डेट प्रॉब्लम, मतलब नॉट योर क्लास, दूसरा मैं लेक्चर ले रही थी, उसमें थोड़ा बहुत हमारे जो कंप्यूटर साहब हैं, ही वॉज वेरी ओवर एक्साइटेड, एंड आज भी ही सीम्स ओवर एक्साइटेड। क्या करें, बायोलॉजी है ना, है ना। तो बच्चे सबसे पहले आता है वीजमैन थ्योरी। बच्चे इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, किस चीज का, वो है आपका, ध्यान रखो, सोमैटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म, ये दो टर्म्स इन्होंने ओरिजिनेट की थी। कौन सी, सोमैटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म। सबर करो, अभी बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या, है ना। इन्होंने ये बोला था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरीके के मैटर प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब इनकी बुद्धि में ये चीज कहाँ आई, इनके दिमाग में चला एक कीड़ा, है ना। इन्होंने क्या किया भाई, लामार्किज्म से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होके व्हाट इट इट वाज दैट, इन्होंने क्या किया, 22 जनरेशन तक कुछ मूषकों की, यानी कि कुछ चूहों की पूंछ को क्या करा, काट दिया, है ना। ये देख रहे थे कि यार वो इनहेरिट होता है कि नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चूहों की पूंछ तो गई और इनहेरिटेंस भी शो नहीं हुआ। तो वहां से इन्होंने अपना एक थ्योरी पुटअप किया, है ना। तो इन्होंने अराउंड 22 जनरेशन तक वहां पे चूहों की पूंछ काटी, लेकिन आगे वाली जनरेशन में ऐसी कोई जनरेशन नहीं निकली जिसमें कि क्या है, साइज रिड्यूस आए, राइट, है ना। तो इस बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी को जन्म दिया, वो है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। राइट इट डाउन, देखो वीजमैन की थ्योरी क्या थी, दैट इज योर थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, है ना। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग भैया कि उनके अकॉर्डिंग मैटर जो होता है, जैसे हमारे बॉडी में बच्चों हमने दो तरीके के जीन्स देखे थे, कौन से, एक तो मतलब दो तरीके के हमने देखे ना, दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। सो वी स्टडीड टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज योर सोमैटिक क्रोमोसोम्स एंड योर सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। सो जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स थे उनको बेसिकली उनको ये नहीं पता था सोमैटिक क्रोमोसोम्स, लेकिन उन्होंने ये बोला कि दो तरीके का मैटर होता है, एक तो सोमैटोप्लाज्म जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और एक जर्म प्लाज्म, है ना। तो सोमैटोप्लाज्म जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है ना, सोमैटिक सेल्स हम सबको पता है क्या होते हैं, एंड जर्म प्लाज्म जो है वो जर्मिनल सेल्स में होता है। अब देखो, एक इंडिविजुअल जब मर जाता है तो सोमैटोप्लाज्म जो है वो भी मर जाता है, लेकिन जर्म प्लाज्म सिंस इट इज रिलेटेड टू योर हेरिडिटी और सेक्स क्रोमोसोम, राइट, तो वो आगे वाली जनरेशन में क्या होता है बच्चे लोग, ट्रांसफर होता है, इज ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो कोई भी वेरिएशन अगर जर्म प्लाज्म में आता है तो वो आगे इनहेरिट होगा, है ना, बट सोमैटोप्लाज्म में आता है तो वो इनहेरिट नहीं होगा। जबकि हमारे जो लेमार्क जी हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था, उन्होंने इसका अप्रोच बोला था, उन्होंने कहा था जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं,
है ना। तो हमारे में एक्वायर्ड भी किसमें आएंगे, सोमैटिक कैरेक्टर्स में आएंगे, राइट। उनका कहना था उनके अकॉर्डिंग वो इनहेरिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे जो है वो मैटर जो है किसके फॉर्म में शो किया उन्होंने, सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म में। एक थ्योरी का नाम दिया गया द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। बच्चे लोग राइट इट डाउन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन आई ऑलवेज पर्सनली रिकमेंड राइटिंग थिंग्स। लिखते हो तो सीधा यहाँ पे आके वो छप जाता है, समझ रहे हो। लिखने से ज्यादा अच्छा लगता है, होता है कि भाई पढ़ाई करो तो लिख के करो, ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका नियो लेमार्किज्म, यानी कि लेमार्किज्म तो है लेकिन उसमें कुछ एडेड चीजें, मतलब उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है ना, इसलिए नए किस्म का लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म। अब अच्छा, नियो लेमार्किज्म में मतलब काफी कंट्रोवर्सीज थी, राइट। वी नो दैट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। हमने देखा जो भी कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे, व्हिच वर इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म, देन वी स्टडीड अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच वर नॉट इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म, राइट। So neo-Lamarckism basically was a mixture of both, like certain things were modified। क्या मॉडिफाई किया गया बच्चे लोग, तो जो मॉडिफिकेशन आए ना उनको बोला गया नियो लेमार्किज्म, ठीक है। उसको क्या बोला गया, टर्म एज योर नियो लेमार्किज्म, है ना। इसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट अफेक्टेड द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्या बताया, इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। कहाँ लिखा था, यस, एनवायरमेंट अफेक्टेड द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि जो भी एनवायरमेंट चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पे एडिशन हो गया था वीजमैन की थ्योरी का। वो क्या बच्चे लोग, कि एनवायरमेंट में अगर चेंजेस आते हैं तो ऑर्गेनिज्म में फिजियोलॉजिकली एंड फिजिकली कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो चेंजेस जो है वो उसके जर्म प्लाज्म को अफेक्ट करते हैं। अब अगर जर्म प्लाज्म को अफेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो आगे इनहेरिटेबल है। तो इस तरीके से इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस ला दिए गए, जिसने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू इट चेंजिंग एनवायरमेंट गिव्स राइज टू सम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म व्हिच अफेक्ट द जर्म प्लाज्म एंड देन इन टर्न इट इज इनहेरिटेड। तो ऑब्वियसली बात है अगर वो चेंजेस जो है आपके फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस हैं ऑर्गेनिज्म में, किसकी वजह से बच्चों, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से अगर आ गए तो डेफिनेटली दे वुड बी इनहेरिटेड, दैट वाज द न्यू लेमार्किज्म। नाउ comes your Darwinism और theory of natural selection। इसको प्लीज नोट करें, ठीक है। क्या बोला, डार्विनिज्म और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दिया था बच्चे लोग, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेसिकली इसमें ओवरऑल हम जो पढ़ेंगे ना बच्चों, वो पढ़ेंगे आपके चेंजिंग एनवायरमेंट की वजह से, राइट, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, है ना, सर्वाइवल ऑफ द fittest in, like overall if I tell you the crux of this theory it is that, है ना, what, survival of the best, alright, and then कैसे according to the changing environment कैसे survival of the best आया है, right, but then बाद में कुछ added चीजें यहाँ पे ये भी बोली गई कि जो इन्होंने नहीं बताई थी, and they were your variations, that variations कैसे add on हुए उसमें, alright, ठीक है। तो यही सब इसमें बताया गया था, है ना। किसने प्रपोज किया था भैया, ये jointly by Charles Darwin, किसमें 1809 to 1892 and Alfred Wallace in 1859। राइट डाउन, इम्पोर्टेंट, नाम जरूरी है, कृपया इसको लिखंत में ले लें। और इस थ्योरी का बेसिकली डिस्क्रिप्शन आया था चार्ल्स डार्विन की बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, ऑलराइट, राइट इट डाउन। इनको क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा लगी पड़ी थी चीजों को एक्सप्लोर करने की ना, ये रियली लाइक ट्रैवलिंग अलॉट, इनको बहुत ज्यादा मन था घूमने जाने का, वोएज पे निकलने का। तो इन्होंने क्या है अपनी शिप ली, कौन सी, HMS बीगल, ठीक है, HMS बीगल उसका नाम था उस शिप का, ठीक है, और बस उस पे निकल पड़े अपने वोएज पे, है ना। और इस तरीके से घूमते घूमते इन्होंने क्या किया बच्चों, कितना अच्छा काम किया, ट्रैवलिंग का ट्रैवलिंग हो गया और सिलेक्शन का उन्होंने काफी सारा देख लिया, कैसे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दे दी, और बताओ बुक भी हो गई उसकी, वाह कितना अच्छी बात है ना। तो कुछ
पॉस्टुलेट्स निकल के आए डार्विनिज्म के, जिनको बोला जाता है पॉस्टुलेट्स ऑफ डार्विनिज्म, है ना। इन्होंने कुछ 5 तरीके के पॉस्टुलेट्स नेम किए बच्चों लोग, है ना। वो क्या था? सबसे पहला तो ये था कि किसी भी स्पीशीज का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। राइट इट डाउन, इसको लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज इन अ ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। Multiplication of an individual of a species in a geometric proportion, यानी कि एक तरीके का पैटर्न में, ठीक है, एक इंडिविजुअल स्पीशीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों ऑब्वियसली बात है, जैसे कि कहीं भी किसी भी एनवायरमेंट में व्हाट है, देयर इज अ लॉट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या चलो एक जगह एक स्पीशीज है, लेकिन अब भाई मल्टीप्लाई करते जाओगे, दैट्स फाइन, बट देन ऑब्वियसली रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इजंट इट? फूड वाटर का सप्लाई जो है लिमिटेड है, एंड दे आर एसेंशियल फॉर द लिविंग, इजंट इट? सो अब अगर वो लिमिटेड है तो ऑब्वियसली बात है, जो ज्यादा पावरफुल है, राइट, हु आर केपेबल ऑफ फाइटिंग फॉर दैट, तो डेफिनेटली दे आर गोना सर्वाइव। और जो नहीं है पावरफुल, जो अपने खाने पानी के लिए खाद्य पदार्थ एवं पेयजल एंड देन अपने रहन सहन के लिए एक प्रॉपर वे के लिए नहीं फिट है, वो क्या करेंगे बेचारे? मर जाएंगे, ऑब्वियसली मर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी रिसोर्सेज थे वो क्या प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट नेचुरली, ऑब्वियसली बात है। तो जो उसके ऊपर अपने आप को सर्वाइव करवा पाया वो नेचुरली बेस्ट सेलेक्ट हो गया, है ना। जो नहीं करवा पाया वो, समझ गए ना? हाँ, तो बस, राइट। तो यही हमारा पोस्टुलेट बोलता है कि ड्यू टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड फूड एंड स्पेस फॉर दिस इंडिविजुअल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज सीन। यही हमने अभी डिस्कस किया, राइट, है ना। So basically the operation of natural selection, ठीक है बच्चों, क्या? The operation of natural selection on the existing variability in order to select the best fitted variations, all right. So जो भी availability था उसके according they saw what, जो भी availability था उसके according they selected the best ones, okay, and इसके according क्या हुए? आपकी variations develop होने लगे, है ना। तो वेरिएशंस मतलब कि कब अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है ना, कौन उसमें सर्वाइव कर पा रहा है? वो लोग सेलेक्ट हो गए नेचुरली, राइट। जो नहीं कर पाए वो नहीं हुए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका डेफिनेशन आता है अबाउट योर वेरिएशन, ठीक है। बच्चों वेरिएशन जो है वो नेचर का एक तरीके से आप रूल मान लो, ठीक है। एनवायरमेंट कभी सेम नहीं होता, सिचुएशन कभी सेम नहीं होती, राइट। जैसे हमारी लाइफ के साथ होता है, अगर हम जनरल लाइफ की बात करें, राइट, सब कुछ सेम नहीं होता हमेशा, वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, है ना। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए। अगर हम ढल गए यानी कि उसमें एडजस्ट हो गए, ढलना यानी कि एडजस्ट होना। इफ वी आर डन विद इट देन हम लोग राइट कर जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा लिंक वेरिएशन के द्वारा और हमें समझ में भी आया। तो वेरिएशन जो है रूल होता है नेचर का बच्चों, ठीक है, रूल होता है भाई। उन वेरिएशन में जो जितना सर्वाइव कर गया, राइट, वो पॉपुलेशन उतनी स्ट्रॉन्ग इमर्ज होगी, है ना। समझ में आ रहा है? तो यस दैट इज ना नेचुरल सिलेक्शन का जो है, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ डार्विन थ्योरी। राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली डार्विन की थ्योरी जो है किस पे बेस्ड है? नेचुरल सिलेक्शन पे, ठीक है। तो जो भी चेंजेस एक इंडिविजुअल में आए, ठीक है, वेरिएशन के थ्रू जो भी चेंजेस एक इंडिविजुअल में आए, ठीक है, जो उन्होंने अपने सर्वाइवल को एनहांस करने के लिए अपने अंदर लाए, तो वो एज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक थ्रू नेचुरल सिलेक्शन क्या हुए? प्रिजर्व होते गए, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशन brought about was called as a natural selection is the principle. Write down this entire thing here. The principle by which the preservation of useful variation, ठीक है, the principle by which preservation of useful variation which is very important for the survival of the individual is brought about is called as a natural selection. Write it down. अब देखो बच्चों डार्विन ने अपनी थ्योरी दिया, राइट, तो उसकी क्या क्या खासियतें थी, राइट, what were the merits of that? So that is something which we are going to study here कि एग्जैक्टली डार्विन की जो थ्योरीज थी उसकी मेरिट्स क्या थी, है ना।
सबसे पहला तो बच्चों मेजर फैक्टर था किसी भी, देखो नेचुरल सिलेक्शन जब भी हो रहा है ना बच्चों, तो द मेजर फैक्टर इज व्हाट, अडेप्टेशन। जो जितना वेल अडेप्टेड है किसी भी एक वेरिएशन को, जैसे मान लो आज कोई भी चेंजेस आ जाते हैं एनवायरमेंट में, है ना, तो जो जितना, जैसे अगर इफ आई टॉक अबाउट द कोविड सिनेरियो currently, right, the pandemic times going on, let's take the example of that. So the people whose immunity is very well developed, right, they fight it, right, है ना, लेकिन जिनका नहीं है दे आर नॉट एबल टू, तो बेसिकली चेंज इन एनवायरमेंट में हमारी इम्यूनिटी, राइट, तो दिस थिंग कोविड जो था सेट तो नहीं था पहले से कि आने वाला, ओके, सो दिस इज समथिंग विच अराइव सडनली, राइट, है ना, अभी सडनली आया तो ये क्या था, एक हमारी नेचुरल लाइफ में एक वेरिएशन का आना, है ना, तो जिन लोगों का इम्यूनिटी उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया, खुद को उसके लिए प्रिपेयर किया, डेवलप किया, ऑलरेडी था, ठीक है, so basically they got adapted to this scenario, right, now when they got adapted to this scenario, what they were making themselves capable for the natural selection. अब ये हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम्स में हमारी जनरेशन आए, उनमें शायद ऑलरेडी जो है इसके लिए एंटीबॉडी डेवलप्ड आए बॉडी में टू फाइट अगेंस्ट दी कोविड, राइट, तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, एंड दैट इज इसका मेरिट क्या था कि Darwin was the one to recognize the major factor in adaptation, that is natural selection, है ना, अगर आप अडेप्टेड हो, आप उस एनवायरमेंट को अडेप्टेड हो, यू आर नेचुरली सेलेक्टेड, राइट, है ना, अब देखो और इन्होंने क्या बोला कि यस वो वर द डीमेरिट ऑफ डार्विनिज्म, है ना, अब देखो बच्चों इसके डार्विनिज्म के कुछ डीमेरिट भी थे, ऑफ कोर्स पहला तो ये कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज कंसीव्ड, व्हाट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज कंसीव्ड, है ना, ठीक है, उसके अलावा डार्विन also believed that the natural selection operates on variation, but he did not consider possibility of the origin of new hereditary variations which are really responsible for the origin of species. बच्चों उन्होंने ये तो बताया कि नेचुरल सिलेक्शन से, है ना, नेचुरल सिलेक्शन से जो है वेरिएशन के थ्रू आपका वहां पे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू बेस्ट जो है कंसिडर हो रहा है ना, ऑपरेशन वेरिएशन, लेकिन भाई अगर आगे स्पीशीज ओरिजिनेट होनी है ना, और प्रॉपर मच मोर बेटर स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही है, तो वेरिएशंस जो है हेरिडिटी लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे भी तो कंसिडरेबल चीजें हैं, जैसे कि हमने बताया, है ना, जरूरी नहीं है कि सारे कैरेक्टर्स सेम ट्रांसफर हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ न्यू हेरिडिटी वेरिएशन, है ना, so whenever the species they grow, they reproduce, right, so what happens is कि पुराने कुछ ट्रेड्स तो जा रहे हैं लेकिन कुछ चीजें अलग भी तो आ रही हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं, कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं, वो तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया स्टोरी में, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ सर्टेन स्पीशीज, ठीक है, दूसरा उन्होंने अब उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की जो बातें बताई ना बच्चे, ठीक है, वो कैसे बताई थी, दे वर लाइक फिजिकल, ओके, लेकिन जेनेटिक लेवल पे, यानी कि जेनेटिक लेवल पे उन्होंने इसका डिफरेंशिएशन नहीं बताया, तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो जेनेटिक लेवल पे हमारे अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं और नेचुरली जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वेरिएशन आ रहे हैं, दोनों में उन्होंने कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं बताया, तो इसीलिए ये डार्विनिज्म के डीमेरिट्स रहे, ऑलराइट, राइट इट डाउन। अब बच्चों क्या है कि जैसे नियो लेमार्किज्म आया, यानी कि कुछ चीजें उनकी मॉडिफाई करके नियो लेमार्किज्म लाया गया, सिमिलरली आया नियो डार्विनिज्म, राइट, तो उनकी इस थ्योरी पे, वैसे काफी स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी उनकी, राइट, तो इसके ऊपर से ऑब्जेक्शन को हटाने के लिए हमारे कुछ साइंटिस्ट ने जो है वापस से क्या किया, रिसर्च, है ना, क्या किया, वापस से इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट कंसिडर किए जिससे कि इनके ऊपर से जो ऑब्जेक्शंस हैं, राइट, दे कैन बी रिमूव, सो उन्होंने उसको नाम दे दिया नियो डार्विनिज्म, एंड उस नियो डार्विनिज्म के तीन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स बनाए, कितने, तीन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, एंड दैट टू योर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ऑलराइट, योर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, योर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड ऑब्वियसली नेचुरल सिलेक्शन, क्या क्या, genetic variability, okay, reproductive isolation and your natural selection, ठीक है, अब देखो genetic variability बोलती है that
variations that occur in the genetic constitution of an organism, right? वो variations जो कि किसी भी organism में genetic level पे आते हैं, वेरिएशंस दैट अकर इन दी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनेटिक लेवल पे पहला पॉस्टुलेट क्या था, क्योंकि ये चीज जो है बच्चों डार्विन ने अपनी एक्चुअल थ्योरी में प्रपोज नहीं किया था, राइट? दैट इज व्हाट वी स्टडी कि एनवायरमेंटल चेंजेस में और हेरिडिटरी वेरिएशंस में उन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं दिया, तो उसको मॉडिफाई करके जो उन्होंने पॉस्टुलेट निकाला, पहला निकाला जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी कि वो वेरिएशंस दैट अकर इन दी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो बच्चों काफी लेवल पे हो सकते हैं, राइट? क्रोमोसोमल अबेरेशंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? क्रोमोसोमल अबेरेशंस हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि कुछ क्रोमोसोम्स का नंबर जेनेटिक लेवल पे ड्यूरिंग दिस फर्टिलाइजेशन क्या हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है कि कुछ क्रोमोसोम्स डिलीट हो जाते हैं, देन अगेन इट्स अ कॉज ऑफ म्यूटेशन, राइट? है ना? हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, दे कैन बी चेंजेस, ओके, इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स, मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन। तो वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को इन्होंने जेनेटिक वेरिएबिलिटी में डाल दिया कि अगर क्रोमोसोमल एबेरेशन कुछ होता है तो क्या वेरिएशंस आ सकते हैं, राइट? इफ देयर इज डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल चेंजेस, राइट? अगर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो चेंज होता है, राइट? ओके, लाइक हैप्लॉइडी, ओके, एंड देन पॉलीप्लॉइडी, लाइक पॉलीप्लॉइडी मतलब मल्टीपल नंबर, देयर मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, जैसे कि कुछ बर्ड्स में, फिशेस में पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग क्या वेरिएशन होता है, जीन म्यूटेशन, ओके, देन हाइब्रिडाइजेशन। तो जस्ट राइट डाउन दीस फोर, इन चारों को लिख लीजिए, इनको लिख लीजिए, ठीक है? क्रोमोसोमल अबेरेशन, तो जो आपके जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन जो है, राइट? जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन जो है वो इतने फॉर्म्स में आ सकते हैं, एंड दे डिपेंड ऑन क्रोमोसोमल अबेरेशन, योर क्रोमोसोमल नंबर, जीन म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? राइट इट डाउन। Now the second one would be बच्चों, second one आपका क्या था? Second one is your नेचुरल सिलेक्शन, राइट? नेचुरल सिलेक्शन में बच्चे लोग ये था कि जो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा एनवायरमेंट को अडेप्टेड है, राइट? जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो एनवायरमेंट फेवरेबल है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट वहां पे ही वुड बी मोर कंफर्टेबल इन एवरी एस्पेक्ट, उसको वहां पे प्रॉपर एनवायरमेंट मिल रहा है, प्रॉपर खाने पीने को मिल रहा है, सब कुछ है, तो दैट इंडिविजुअल व्हाट वुड हैपन इज ही इज गेटिंग ऑल इन ऑल द सिचुएशंस आर वेरी मच फेवरेबल फॉर देम, राइट? तो अगर उनके लिए सिचुएशन फेवरेबल है तो वो उतना ही ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो प्रोजेनीज अपनी और ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं, उनकी स्पीशीज वहां वेल डेवलप हो सकती है, राइट? तो यही था हमारे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में, राइट? सो इट प्रोड्यूसेस मोर प्रोजेनीज एज कंपेयर टू लेस अडेप्टेड, है ना? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज उसके लिए भी हमारा एक प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंट को अडॉप्टेड होना जरूरी है। अब इसके अच्छे पॉइंट्स करने के लिए बच्चों एक पॉजिटिव सिलेक्शन मेथड आ गया वहां पे, है ना? अब देखो यहाँ पे फिर जो है हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन निकली, लेकिन नेचर से कैसे कनेक्टेड हुआ, कितना ज्यादा वो पर्सन अडेप्टेड है, वो ऑर्गेनिज्म वहां पे अडेप्टेड है, राइट? तो इस तरीके से पॉजिटिव सिलेक्शन हो पाया, है ना? दूसरा, इट कैन ओवरकम एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि ऑब्वियसली बात है, अगर वो एनवायरमेंट में प्रॉपर्ली सर्वाइव कर पा रहा है, रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा पा रहा है, तो इसका मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस को भी वो अडेप्टेड है, तो इन केस इफ द एनवायरमेंट चेंजेस दे कैन इजीली अडेप्ट टू दैट एनवायरमेंट, राइट? है ना? फिर आपका तीसरा आता है उनका जो नंबर है, दे वुड इमर्ज आउट टू बी स्ट्रॉन्गर, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू दैट एनवायरमेंट, भाई, तो रिप्रोडक्शन प्रॉपर्ली हो पा रहा है, दे आर इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट, ऑफ देयर स्पीशीज, so they able to do that, they're making their क्या बोलेंगे उसको, उनका खुद का कुनबा वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना? तो प्रोजेनी उनकी ज्यादा होगी, राइट? है ना? अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, बच्चों रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन्होंने जो थ्योरी दिया था ना वाज कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, फेलियर ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन दी रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और देखो पहली बात तो ये कि जो
वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, यानी कि दे बिलोंगिंग टू नियर बाई स्पीशीज, ओके, दे बिलोंग टू ईच अदर, ऑलराइट, बट देन दे हैव सर्टेन डिसिमिलैरिटीज। तो इनके बीच में इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट हुई है ना, उसकी वजह से ये इस तरीके से अच्छा भी हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ ना बच्चों कि जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो डाइल्यूशन है ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, टू प्रिवेंट दी डाइल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दी जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज, राइट, किसी भी तरीके का मिक्सचर जो है यहाँ पे ना बने, ठीक है, इट इज, तो इसीलिए आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। राइट, क्योंकि जेनेटिकली डिफरेंट अगर स्पीशीज हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में किसी तरीके का डाइल्यूशन जो है ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए दिस वाज जरूरी, ठीक है, लिख लीजिए। चलो अब बच्चों आज का टॉपिक लास्ट आता है स्पीसीएशन, राइट। इवोल्यूशन में बच्चों स्पीसीएशन यानी कि स्पीशीज का डेवलप होना, किस तरीके से अलग अलग तरीके की स्पीशीज हमारे अर्थ पे डेवलप हुई, काफी सारे फैक्टर्स थे बच्चों, हम इसमें 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, 4, लेकिन पहला हम लोग पढ़ेंगे जोग्राफिकल लोकेशन, एग्जैक्टली जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से कैसे हमारी स्पीशीज बनी या बिगड़ी या क्या चेंजेस आए या फिर क्या एनवायरमेंट ने फैसिलिटेशन किया, वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे। लेकिन पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, स्पीशीज क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स which can breed together and produce fertile offspring, write it down। स्पीशीज बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो सबसे ज्यादा उसका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें कंसिडर किया जाने वाला होता है दैट वेदर दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स और नॉट, दैट डिफाइंस अ स्पीशीज, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सो कम ऑन राइट इट डाउन। उसके बाद डेफिनेशन लिखो बच्चों, स्पीसीएशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच the process by which new species develop from the existing species, यानी कि एग्जिस्टिंग स्पीशीज से फिर नई स्पीशीज सॉरी का डेवलपमेंट इज योर स्पीसीएशन, ठीक है, दिस इज योर स्पीसीएशन। अब बच्चों अगर मैं स्पीशीज की बात करूं, जैसे हम सारे के सारे ह्यूमंस क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस, है ना, वैसे हम लोग होमो सेपियंस कहलाए जाते हैं, लेकिन अभी जो नई रिसेंट डेवलप टर्म है दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस, एंड दैट इज कि क्यों हम एक स्पीशी है बच्चों, क्योंकि हम अपने ही जैसे ह्यूमंस में रिप्रोड्यूस करके आगे फर्टाइल ऑप्शंस बना सकते हैं, राइट, है ना, सो दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस व्हिच इज नेचुरल, राइट, सो वी आर कंसिडर्ड अंडर वन स्पीशीज, हाउएवर वी ऑल लुक डिफरेंट, राइट, हमारी फिजियोलॉजी अलग होती है, हम फिजिकली बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन yes we belong to the same species, that is the homo sapiens sapiens, and or you can say homo sapiens according to your theories, okay, but a little bit more precise, correct, to be a little bit more precise correct would be a homo sapiens sapiens, we can interbreed among ourselves, है ना, चलो आया समझ में, इजी है। अब बच्चों हम उन फैक्टर्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि नए स्पीशीज के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हमने देखा अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, स्पीसीएशन, राइट, इवोल्यूशन में स्पीसीएशन बहुत बहुत जरूरी फैक्टर रहा है, ऑब्वियसली बात है, पता चलना चाहिए एग्जैक्टली कि जितनी भी स्पीशीज है वो एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुई, हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऑब्वियसली फ्रॉम दी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, यानी कि पहले कुछ कुछ फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज बना, उनसे फिर और स्पीशीज बनी और ऐसे इवोल्यूशन होता गया। अब लेकिन अगर हम बेसिक लेवल में बात करें कि क्या फैक्टर्स थे, तो सबसे पहला फैक्टर स्टडी करेंगे वो है हमारा जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है बच्चों, देखो जोग्राफिकल लोकेशन जो है, जैसे किस एक पर्टिकुलर लोकेशन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, ओके, क्या एक पर्टिकुलर लोकेशन में, अब वो लोकेशन किसी भी चीज के थ्रू बैरिगेटेड हो सकती है, तो सी है, जैसे मान लो इधर एक लैंड है, इधर एक लैंड है, उसके बीच में सी आ गई, तो ये एक अलग जोग्राफिकल लोकेशन हो गई, ये अलग हो गई। सिमिलरली कोई माउंटेन रेंजेस है, क्लिफ्स है और एनीथिंग लाइक दैट, राइट,
तो उसके आगे एक लोकेशन जोग्राफिकल लोकेशन हो गई और पीछे एक लोकेशन जोग्राफिकल लोकेशन हो गई। सो बेसिकली यहाँ हुआ क्या बच्चों, दोनों जोग्राफिकल लोकेशंस पे, ठीक है, देयर वर सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट। अब उनकी मजबूरी बन गई थी खुद के बीच में इंटरब्रीड करना, है ना। तो इस तरीके से कुछ स्पीशीज का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। वही चीज देखो यहाँ पे जो है बताई हुई है दैट द जोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को जो ये है लीड करेगा, क्यों? बिकॉज जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो दो लैंड के स्पीशीज दे कैन नॉट मीट, सो दे आर बाउंड टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, ऑलराइट, है ना। तो अगर आपका लोकेशन एक बैरियर है तो उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज नेचुरल, ओके, दिस वुड फॉलो, ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना। So definitely if two types of population, मान लो यहाँ एक लैंड है, यहाँ एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन ए है, यहाँ पॉपुलेशन बी है, एंड इफ दे आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन नेचुरल बैरियर, देन व्हाट वुड हैपन इज, क्या ये एक दूसरे में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर पाएंगे। तो देयर वोंट बी एनी फ्लो ऑफ जीन, है ना, जीन्स का किसी भी तरीके का कोई फ्लो वहां पे नहीं होगा, है ना, और इंटरब्रीडिंग वहां पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। मान लो कि दो ही तरीके के सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, क्या है, दो तरीके के सब ग्रुप्स हैं which can interbreed among themselves but then again they are separated. So what would happen is कि breeding stop उन सब ग्रुप्स के बीच में, okay, so they would reproduce individually और उससे एक नई स्पीशीज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। समझ में आ रहा? ठीक है। अब काफी सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज डेवलप हो सकती है, एंड व्हाई ओनली सिमिलर स्पीशीज कैन ब्रीड अमंग देमसेल्व्स, व्हाट आर द रीजंस? पहला तो चेंजेस इन डीएनए स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल मेक द गैमेट इनकम्पैटिबल एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये पहला बायोलॉजिकल फैक्टर आ गया आपका, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर में या क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस है अगर, ठीक है, so they can only reproduce and they can reproduce among themselves, right? Incompatibility issues हो जाते हैं, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी कंपैटिबल होना जरूरी है, राइट। फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंपैटिबिलिटी इज अगेन नेसेसरी, अगर नहीं है वो भी ब्रीडिंग क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे प्रिवेंशन हो रहा है, तो देयर कैन ओनली ब्रीड अमंग द पीपल दे आर कंपैटिबल विद, और द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर दे आर कंपैटिबल विद, राइट, है ना। देन द बिहेवियर ऑफ द मेल एंड फीमेल, दैट अगेन इज एन इशू, राइट। तो हर ऑर्गेनिज्म की मेल एंड फीमेल जो मेंबर्स होते हैं हर स्पीशी के, so the behavior pattern is different, so again that has to be compatible, right, है ना। then breeding period सबके अलग अलग होते हैं, right, है ना। तो ब्रीडिंग पीरियड सबके अलग अलग होते हैं, उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे ऐसे इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, और स्पेसिफिक स्पीशीज जो है आगे डेवलप होती रहती हैं, ठीक है। लिख लो, जिसने नहीं लिखा हो लिख लो। ठीक है बच्चे लोग, तो सबसे पहला हम लोगों ने जो देखा यहाँ पे एक बैरियर जो देखा वो था आपका जोग्राफिकल लोकेशन, है ना। तो किस तरीके से स्पीशीज इवॉल्व हुई है, किस तरीके से स्पीशीज इवॉल्व हुई है, उसमें एक फैक्टर है आपका दैट इज योर स्पीसीएशन, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू गाइस, ऑलराइट, दैट इज योर स्पीसीएशन। स्पीसीएशन में पहला हम लोगों ने देखा स्पीसीएशन यानी कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, एंड व्हाट आर स्पीशीज? Species are the group of organisms which can interbreed among themselves and produce offspring. Alright, that are your species, है ना। इवोल्यूशन की हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि एग्जैक्टली स्पीसीएशन कैसे हुआ, ऑलराइट, कैसे नई नई स्पीशीज डेवलप हुई, ठीक है। तो उसमें हमारा पहला हमने देखा जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जो बैरियर्स आए, तो वहां पे कुछ इंडिविजुअल स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म जो थे
ठीक है, दे कुड नॉट इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, ओके, व्हाई, बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज जो ये थे, खुद ही खुद में मल्टीप्लाई करते गए, जो उनकी स्पीशीज इस तरीके से जो है आइसोलेट होती गई, ऑलराइट, ठीक है, सो यस, ऑलराइट, तो यस बच्चों, दिस दिस वाज अबाउट कुछ और थ्योरी, और हमने आज इवोल्यूशन में एक नया स्टेप लिया, दैट इज योर स्पीसीएशन, अगेन इंपॉर्टेंट, स्पीसीएशन जो है उसके लिए वन ऑफ द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल इज व्हाट, वन ऑफ द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर geographical location. Rest 3 we would be studying in these classes further. Alright, this is more of theoretical. बच्चों इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है. Just that you need to know the concept exactly. जैसे कुछ terminology क्या है, कैसे हुआ, कैसे geographical location affect कर रही है, how is it doing. So you know, even if you know the concept behind it, you know the theory behind it, आपको समझ में आया, then you know whatever it is, you don't even need to give a rectification to it. That just explain it to yourself, okay, get explain and that's it, and then you can easily incorporate it within your answer papers and whatever it is, all right. So and कुछ important terminology जो है I keep on highlighting, so you need to pay attention to it, all right, right, ठीक है, so yes, okay, so अभी हम खत्म करते हैं हमारे इस लेक्चर को यहाँ पे, and of course for whatever reason if you like this video, ठीक है, तो do hit that like button, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लाइक करते हो तो लगता है बच्चों की हाँ ठीक है, यू नो आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, तो फॉर दिस वीडियो आई थिंक एटलीस्ट लेट्स जस्ट एम फॉर 20 लाइक्स, ठीक है, बहुत कम है ये, बहुत ही कम है एक्चुअली, बट हाँ इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, इफ यू आर डूइंग इट जेन्युइनली देन प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो डॉगी टेक्स्ट बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना, और बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, एंड यस take good care of yourself guys, loads of love to you everybody, every student, every my kid who's watching there, and yes this is Dr. Gitanjali Sharma, अभी के लिए मैं आपसे टाटा बोलूंगी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस आती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अपना थ्रोट और ढंग से करके लिटिल बिट माय थ्रोट इज नॉट फाइन अगेन, so yes, thank you so much Kiro for being with me, have a very nice day and I'll see you later, bye.